हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बेसिकली ये जो साइक्लोट्रॉन है इसका जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा किस चीज के लिए, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेट होंगे वो कौन एक्सेलरेट होंगे, सिर्फ चार्ज पार्टिकल जो होंगे सिर्फ वो ही एक्सेलरेट हो सकते हैं। अभी हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ती क्यों है? वो हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम क्या कर सकें, उनका कोलिजन करा सकें। यूजेस में क्या आएगा इसका, टू मेक कोलिजन। ठीक है, इनका कोलिजन किससे कराया जाएगा? इनका कोलिजन जनरली कराया जाएगा हमारा, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनमें हम कोलिजन कराते हैं चार्ज पार्टिकल, तब उनके कभी क्या होता है, उनकी रिएक्शन तब शुरू होती है कोलिजन के बाद। ठीक, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल में इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल इंक्लूड हो सकते हैं? और चार्ज पार्टिकल जो हमारे इंक्लूड हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूट्रॉन हो सकते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं। ये वो चार्ज पार्टिकल है जो कि हम साइक्लोट्रॉन में एक्सीलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हम साइक्लोट्रॉन का यूज कर रहे हैं। लेकिन साइक्लोट्रॉन काम कैसे कर रहा है? एक्चुअली साइक्लोट्रॉन है क्या? तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? किस चीज का? मैग्नेट। कैसे मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि अगर मैं आपसे बोलूं ये है क्या, मेरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल, और नीचे क्या है, मेरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेरा क्या है, साउथ पोल। ठीक है, तो ये है मेरी नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या है, मेरी साउथ पोल। तो जिसकी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी? नीचे की तरफ। क्लियर बात हो रही है? अब सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल मिलके हमारा साइक्लोट्रॉन नहीं बनाते। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए हमें एक चीज और, कुछ चीजों और की जरूरत पड़ती है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या चीज है हमारी, वो है मेरी एक ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम डी। क्या बोलते हैं? डीज। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको जो डीज है, डी एक्चुअली है क्या? है डीज आपकी एक डिस्क होती है। सपोज करो ये डिस्क है, ठीक है, ये मेरी एक डिस्क थी, इसको मैंने हाफ बीच में से काट दिया, बीच में से मैंने इस डिस्क को काट दिया। अब इस डिस्क को काटने के बाद बचे क्या? ये होलो डिस्क थी। ठीक है, तो काटने के बाद मेरे पास दो पार्ट बचेंगे। एक पार्ट तो ये होगा, ये वाला पार्ट, ठीक, और एक पार्ट होगा ये, जो कि आपस में अलग अलग हो चुके हैं। जब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, ये पूरा पूरा जो सिस्टम है ना हमारा, इस सिस्टम को हमने करके चलते हैं एक वैक्यूम अरेंजमेंट में। तो अब हो क्या रहा है कि जो डीज हैं ये काम कैसे कर रही है? ये जो डीज हैं इनको काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? इनको काम करने के लिए एक तो चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी चाहिए होती है क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक। दूसरी क्या है? मैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चलो हमें मिल रही है ऊपर से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिल रही है और वो अप्लाई कैसे हो रही है हमको ये देखना है। ठीक है, तो डीज कैसी है? डी जो है इन्हें बोलते हैं क्या? डी, DEES, डी। जो डीज है यहाँ पे ये कैसी है? हमारी होलो डिस्क है, होलो डिस्क। ठीक है, अब जो ये डिस्क है इनको कनेक्ट करा जाता है किसके थ्रू? इनको कनेक्ट करा जाता है हमारा ये सिंबल समझ में आता है क्या है? इस सिंबल को बोलते हैं AC।
दोबारा बनाता हूँ सिंबल को मैं, ये कुछ ऐसा सिंबल है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इन डिस्क को हमने किससे कनेक्ट करा, अल्टरनेट करंट से कनेक्ट करा। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि जब मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को इन दोनों डिस्क के बीच में रखूंगा तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करना शुरू कर देगा, ये करना शुरू कर देगा हमारा सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन करेगा कैसे, ये सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे करेगा कि सर्कुलर मोशन करते करते ये क्या करेगा, एक्सेलेरेट करेगा, और बहुत तेजी से एक्सेलेरेट करने के बाद ये करेगा, एक छोटा सा यहाँ पे होल होगा, उस होल से बाहर निकलेगा और जिस चीज से हमें कोलिजन कराना है उसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे कोलिजन करेगा। क्लियर बात हो रही है? ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल है क्या, वो प्रिंसिपल है बेसिकली साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये काम करता है एक सिंपल से प्रिंसिपल पर कि जब भी आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो कुछ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट अगर हम कर दें तो क्या करेगा, एक्सेलेरेट करेगा। ओके, करेगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सामने प्रिंसिपल लिखता हूं। तो प्रिंसिपल क्या है, यूज ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है, कैसे अरेंजमेंट यूज करनी है, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये वो अरेंजमेंट होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्रॉस फील्ड का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर फील्ड। ठीक है, तो यहां पे ये तो हमें समझ में आ रही है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। तो हम बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, इनके इस साइक्लोट्रॉन में जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, हम देखेंगे सबसे पहले डीज के बारे में। डी, ये डीज होती क्या है, डीज बेसिकली क्या थी, होलो मेटल सिलेंडर थी। ये सिलेंडर है डिस्क शेप का, इसको अगर मैं काट दूं तो ये क्या बन जाता है, मेरा डीज बन जाती हैं, ये होलो होती है अंदर से। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं D1 एंड D2। ठीक है, अब इन डीज का कुछ काम होता है। डीज का काम, पहला काम क्या होता है डीज का, कि ये जो करती हैं, इन डीज की वजह से होता क्या है, जब मैं बाहर से हमने क्या करा था, यहां पे हमने एसी कनेक्ट करा था, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल एसी, इसको मैंने कनेक्ट करा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डी क्या है, डी कैसी होती है, होलो होती है। और आपको पता है किसी भी होलो सिस्टम में अगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या नहीं होती, किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो सिंपली हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि जब हम इन डीज को एसी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर देखो, एसी क्या होता है, एसी कुछ ऐसा होता है, सिंपलिसिटी के लिए हम स्क्वायर वेव यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक बार क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और एक बार क्या होगा, नेगेटिव आएगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। मीनिंग क्या है, एक टाइम पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर अगले मोमेंट पर जब आधी साइकिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पहली डिस्क D1 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और फिर D2 क्या हो जाएगी, मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि साइकिल रिपीट कर रही है ना, पहली साइकिल में इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, अगली साइकिल में क्या होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है क्या, ये चार्जेस है। तो इन चार्जेस की वजह से क्या होगी, ये डी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट साइकिल में, और ये क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव चार्ज। और सेकंड साइकिल में क्या होगा, ये वाली हमारी नेगेटिव चार्ज होगी और ये वाली क्या होगी,
पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। लेकिन जब डिस्क पर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होंगी। अब क्योंकि ये होलो डिस्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो उनके अंदर जनरेट नहीं होगी, कहां जनरेट होती है, इनके बीच में जो गैप है हमारा उसमें जनरेट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मीनिंग क्या, आधी साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड D1 से D2 पे जा रही है, और फिर अगली आधी साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, D2 से D1 पर आ रही है। और जैसे साइकिल चलती जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदलती जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइक्लोट्रॉन का वो क्या होता है मेरा, सोर्स ऑफ आयन। सोर्स ऑफ आयन का मीनिंग क्या है, वो सोर्स जो कि हमें आयन देगा। बेसिकली साइक्लोट्रॉन था क्या, साइक्लोट्रॉन था हमारा चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराना। लेकिन चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए हमारे पास चार्ज तो होने चाहिए ना। अब अगर चार्ज ही नहीं होगा तो एक्सीलरेट क्या होगा, तो चार्ज देने का काम कौन करता है, ये सोर्स ऑफ आयन, ठीक है। कि ये लगातार हमारे चार्ज पार्टिकल को जनरेट करता जाता है। और वो कहां पे होता है, यहाँ पे सोर्स ऑफ आयन होता है सेंटर में। वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को जनरेट करेगा, और वो चार्ज पार्टिकल जनरेट होंगे वो एक्सीलरेट होके टारगेट से टकराते जाएंगे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ आयन का कारण क्या है, काम क्या है, तो जनरेट चार्ज पार्टिकल। क्लियर बात इतनी। तो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा वो क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराना। अब आप सोचोगे कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, भाई हम कर क्या रहे हैं, हमें जरूरत पड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन हमें जरूरत पड़ी क्यों मैग्नेटिक फील्ड की, हमको जरूरत पड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की क्योंकि ध्यान से देखना, जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होता है, वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में मूव कैसे करेगा, देखो अगर मैं एक सर्कल लूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाता है मेरा डीज। अब अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है। अब आप सोचो ध्यान से, शुरुआत वाले केस में ये डिस्क थी पॉजिटिव और ये डिस्क क्या थी, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, चलो ये डिस्क थी नेगेटिव, D1 थी हमारी नेगेटिव, पॉजिटिव कर लो अच्छा रहेगा, D1 पॉजिटिव और D2 क्या है, नेगेटिव है। तो शुरुआत में जब चार्ज पार्टिकल, कैसा चार्ज पार्टिकल है, सपोज कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि देखो जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी इधर से इधर, D1 से D2 की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, और जब चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो पहले शुरुआत में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल क्या करा, एक्सेलरेट करा। अब जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो ये कहां गया, ये गया सेकंड वाली डीज में। अब देखो अगर आपको याद हो तो हमें एक चीज देखी थी हमने कि जब ये सेकंड D2 में जाएगा तो ऊपर क्या है मेरी, एक नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल है। जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा ये कि नीचे की तरफ हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है, ठीक है। तो D2 में नीचे की तरफ क्या है, हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां भी क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं नीचे की तरफ। क्रॉस का साइन क्या होता है, नीचे। ये सब हम कर चुके हैं। तो आप यहां पुरानी नॉलेज यूज करो कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगी इसके ऊपर, देखो चार्ज पार्टिकल की मोशन v, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा
और ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक ये इस डी के अंदर रहेगा तब तक ये सर्कुलर पाथ पे रहेगा। लेकिन याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है और वो सर्कुलर पाथ कवर करता है। और जैसे ही यहाँ पे आया घूम के, अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन प्ले करेगा, वो प्ले करेगी हमारी ये एसी, हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड, हाई ऑक्सीलेटिंग सिग्नल। तो क्या होगा, अभी क्या था शुरुआत में, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो चार्ज पार्टिकल इधर से इधर गया था। लेकिन कुछ देर बाद हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल इधर जाए और वापस जब आधा राउंड घूम के आए, तब तक ये जो एसी थी वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो अभी जो कुछ देर पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज आया था, तो आधी साइकिल के बाद अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि हम अपनी जो एसी फील्ड है उसको हम ऐसे चूज करते हैं कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने आधा सर्कल कवर करा, फील्ड भी रिवर्स हो जाए, इस पे पॉजिटिव थी उस पे नेगेटिव हो जाए, इस पे नेगेटिव थी उस पे पॉजिटिव हो जाए। तो आधा सर्कल कवर करने के बाद फील्ड रिवर्स हुई, तो अब फील्ड डायरेक्शन क्या है, इधर। तो जैसे ही फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई तो चार्ज पार्टिकल अब इधर मूव करेगा, पॉजिटिव फील्ड के कारण मूव करेगा इधर। ठीक है, लेकिन जब ही इधर मूव कर रहा होगा इस फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको अगर याद हो, जो रेडियस होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, रेडियस ऑफ सर्कल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जैसे कि बेसिक हमारा फॉर्मूला ये था, mv² अपॉन r इक्वल टू क्या था, q v b, स्क्वायर से v कैंसिल आउट, तो mv इक्वल टू क्यू बी मल्टीप्लाई में r। तो रेडियस क्या होता है, mv अपॉन में क्यू बी। देख रहे हो आप, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहां पर हुआ यही कि जब इसने ये खाली वाले रीजन से चार्ज पार्टिकल मूव करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, इसमें एक्सेलरेशन हुआ, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है अभी। तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल की जो ये अब दोबारा से D1 में जब जाएगा तो जो उसका पहले रेडियस था अब उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है। तो अब ये जो होगा थोड़ा सा बड़ा रेडियस कवर करेगा, और जैसे इसने आधा सर्कल कवर करा, पोलैरिटी फिर से रिवर्स होगी। तो जो अभी पॉजिटिव इस पे थी, नेगेटिव इस पे, तब क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमारी एसी फील्ड है ना। तो हमको एसी फील्ड ऐसी चूज करनी है कि जैसे चार्ज पार्टिकल आधा सर्कल कवर करे, पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, फिर आधा सर्कल कवर करेगा, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोबारा से D1 से D2 की तरफ हो चुकी है, फिर एक्सेलरेट हो चार्ज पार्टिकल, फिर जाएगा, आधा घूमेगा बड़े रेडियस के साथ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है। अब क्या होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर दोबारा से क्या होगा, वो सर्कल कवर करेगा। इस तरह से सर्कल कवर करते करते उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक मोमेंट पे आके उसको क्या करेंगे, हम यहां से बाहर निकाल देंगे चार्ज पार्टिकल को और किसी के साथ कोलिजन करा देंगे। क्लियर बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जो रूल जो प्ले कर रहा है, वो कौन प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसी। ये क्या है हमारा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। तो इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल आधा सर्कल कवर करे, जो फ्रीक्वेंसी, जो हमारा सिग्नल है, वो भी अपनी पोलैरिटी को चेंज कर ले। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की वर्किंग देखेंगे।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में एक आयन है। अब हमने क्या करा, हमने उस आयन को इस वैक्यूम चेम्बर के अंदर प्लेस करा। जब हम ये काम करते हैं वैक्यूम चेम्बर के अंदर, तो वैक्यूम चेम्बर के अंदर क्यों प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारी डीज है, पूरा साइक्लोट्रॉन का सेटअप ही इस वैक्यूम चेम्बर के अंदर है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या होता है इस वैक्यूम चेम्बर के अंदर, ये आती है हमारी डीज, ये क्या है, हमारी डीज है, ये भी डी, ये भी डी। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस डी में यहाँ पे खाली जगह है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ये जो है, ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे आपके चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, जहाँ पे आपके चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इस जगह में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे, और इस जगह में डी के अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इसको अगर मैं D1 नाम दे दूं, D1, और इसको नाम दे दूं D2, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इसके इन दोनों के अंदर रोटेट होते हुए क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जब ये D1 दो डी है हमारी, तो इनको हम क्या करेंगे, इन मैग्नेट के अंदर इंक्लोज करेंगे। ये जो आपने ऊपर देखी है अभी, ये क्या हमारी मैग्नेट, क्या है ये मैग्नेट, ठीक है, ये क्या हमारी, ये है हमारी मैग्नेट्स। तो जब हमने इन डीज को मैग्नेट के अंदर रखा, तो अब क्या होगा, इन मैग्नेट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो आपको ऊपर वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेट्स हैं, और ये जो बीच में आपको दिख रही है येलो कलर की, ये क्या है, हमारी डी है, एक D1 एक D2, ये दोनों डी क्या होती हैं, खाली होती है अंदर से। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब इनको हमने, इन डीज को हमने मैग्नेट के अंदर प्लेस करा, और इन डीज को किससे कनेक्ट करा, इन डीज को कनेक्ट करा हमने इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से, जो कि एक फर्स्ट टाइम तो इस वाली डी को पॉजिटिव करेगा, और सेकंड टाइम हमारी दूसरी वाली डी को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। ठीक है, तो जब इनको हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से कनेक्ट करा, तो होना क्या है, होना ये है कि इन डीज में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और देखो, आप ये ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा इन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर हो रही है बात? ठीक, तो अब क्या होगा, अब होगा ये चार्ज पार्टिकल था हमारा, ये करेगा हमारा, एक्सीलरेट करेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल, आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो हो रहा है, एक्सीलरेट करते 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 क्या कर रहा है, अपने पाथ को, अपने रेडियस को बढ़ाता जा रहा है। दोबारा देखते हैं एक बार, देखो चार्ज पार्टिकल ये आया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और जैसे जैसे जा रहा है, ये स्पाइरल पाथ को कवर करते हुए क्या कर रहा है, अपने रेडियस को बड़ा करता जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो जब ये रेडियस को बड़ा कर रहा है, तो रेडियस को बड़ा कर क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है। और हमने देखा कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करती है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या होता है, उसका रेडियस बढ़ता जाता है। तो एवरी टाइम जब भी वो पास करेगा इस खाली जगह से, तो क्या होगा, वहां पे होगा हमारा मोशन, सॉरी उसका एक्सेलरेशन, और फिर उस डी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, डी के अंदर होगा हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, ये क्या, मैग्नेट्स है। ठीक है, तो इनके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, और चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की परचेस में क्या करेगा, वो एक्सीलेट करेगा। देख रहे हो आप, रेड लाइन जो है वो चार्ज पार्टिकल का पाथ दिखा रही है, और एक्सीलेट करते करते क्या करेगा, वो फाइनली डी के बाउंड्री तक पहुंच जाएगा। देखो ये डी के क्या है, यहाँ पे ये बाउंड्री है। ठीक है, जब ये डी की बाउंड्री पे पहुंचेगा, तो होना क्या है, यहाँ पे होना ये है कि ये इस होल से निकल के कहाँ जाएगा, इस होल से निकलने के बाद जब ये फाइनली पूरी तरह से एक्सीलरेट हो चुका होगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये देख रहे हो आप, ये
खाली जगह, ये जो आप ट्यूब देख रहे हो यहाँ पे, इस ट्यूब के थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके कोलिजन करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे साइक्लोट्रॉन का वर्टिकल व्यू ऑब्जर्व करेंगे। तो वर्टिकल व्यू में हमें मैग्नेट को हम अभी इग्नोर करके चलेंगे, तो हमें अब सिर्फ क्या दिखेगा, डीज दिखेंगी, एक D1D होगी, एक D2D होगी। D1D कौन सी वाली है, ये वाली D1D है हमारी, और ये वाली कौन सी है हमारी, D2D है। तो इन D1 D2 D से हो क्या रहा है, जब चार्ज पार्टिकल अब एक D से दूसरी D में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या करती है, उन चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगी, और जब तक वो चार्ज पार्टिकल D में रहेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगी। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका काम क्या है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होगा, हमेशा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी टाइम जब चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरी तरफ डी में जाता है तो उसका रेडियस बढ़ जाता है, उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये रेडियस बढ़ क्यों रहा है, ये रेडियस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल इस बीच वाले रीजन से मूव करता है, इस ये रीजन, ये खाली रीजन से जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ये ब्लैक जो रीजन करा मैंने, तो यहाँ से जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। तो अगले डी में पहुंचते ही चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, अपना रेडियस को बढ़ा लेगा। और आप अगर आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको नोटिस हो रहा होगा कि यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, जब भी चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरी में डी में जाता है तो ये पोलैरिटी क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ये पोलैरिटी इंटरचेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो हमने जो सर्किट में जो करंट दिया है, सिग्नल दिए हैं, वो कैसा है, हमारा एसी सिग्नल है, जो कि क्या करता है, हमारा हर आधी साइकिल के बाद अपने पोलैरिटी को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जब चार्ज पार्टिकल फाइनली इस साइक्लोट्रॉन की डी के आउटर बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, तो उस टाइम आउटर बाउंड्री में क्या होता है, एक होल क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल पूरी तरह से एक्सीलरेट होकर देखो यहाँ से इस होल से निकलेगा और ये टारगेट में जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जब भी टारगेट में जाके स्ट्राइक करता है तो क्या होगा, हमारा मेन मोटिव क्या है साइक्लोट्रॉन का, ये तो था कि चार्ज पार्टिकल को इतना एक्सीलरेट कर दिया जाए कि हम जो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते थे, हम चार्ज पार्टिकल का कोलिजन कराना चाहते थे, और कोलिजन के लिए क्या चाहिए होता है, हाई वेलोसिटी चाहिए होती है। तो इस मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, और उसका कोलिजन कराते हैं। इन कोलिजन का यूज हम किस लिए करते हैं, हम करते हैं रेडियो एक्टिव कोलिजन में, जहाँ पे एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से कोलाइड करके एक तीसरा सब्सटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या करेंगे, दूसरा व्यू देखेंगे। उस व्यू में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हम इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वही वही व्यूज जो हमने पहले देखा था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन है। अब इन बटन को जब मैं प्ले करूंगा तो क्या होता है, आप पहले देख लीजिए कि हो क्या रहा है। जब मैं इस बटन को प्ले करूंगा तो चार्ज पार्टिकल गया, और जिस दूसरी डी में गया उसने रेडियस बढ़ा दिया, फिर वापस आया, फिर रेडियस बढ़ा दिया, फिर वापस आया, फिर रेडियस बढ़ा दिया। अब इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बिहाफ पे देखें, वेलोसिटी की बिहाफ पे, मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब वो इस खाली रीजन में होता है, बीच वाले रीजन में होता है, और जब तक वो डी के अंदर रहेगा उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी का मीनिंग क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं एक बार ऐसा हो भी रहा है, नहीं हो रहा। देखिए जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके 0 है। जैसे इसको मैं प्ले करूंगा तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या हुआ, देखो दोबारा करते हैं एक बार, प्ले करा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जब तक वो इस खाली रीजन में होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो इस डी के अंदर आए काइनेटिक एनर्जी 20 पे जाके रुक चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, अब जो होगा पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मेरा यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए आप, अब एक काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 20। अब दोबारा से जब वो खाली रीजन में गया तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो बढ़ी, अब होगी काइनेटिक एनर्जी हमारी 40।
अब इस 40 काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करेगा, सर्कल मूव करेगा, और जैसे ही वो दोबारा से उस खाली रीजन में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी अब दोबारा से बढ़ी, देखो 54 होगी, अब 60 पहुंच गई। अब 60 काइनेटिक एनर्जी, 60 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों सेम चीज ही है। तो जब भी वो खाली रीजन से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या करेगी, हमारे पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ उसकी पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अब नहीं बढ़ेगी, 80 पे आ चुकी है, अब 900 पे आ गई, अब क्या होगा, 120 पहुंची काइनेटिक एनर्जी। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जब ये पार्टिकल डी के अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, और जब पार्टिकल खाली रीजन में जाता है डी के बीच में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और करके देखेंगे, वो क्या करेंगे हम। अब अगर आपको मैं बोलूं कि पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का काम कौन कर रहा था, पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का काम कर रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो क्या होगा, पहले जो एक बार में 20 जूल की एनर्जी बढ़ रही थी, अब क्या होगा, वो 40 जूल की एनर्जी बढ़ेगी। देखते हैं हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल बहुत तेजी से एक्सीलरेट होगा जब भी खाली रीजन में जाएगा। तो ज्यादा तेजी से एक्सीलरेट होगा मीनिंग क्या है, उसमें वेलोसिटी ज्यादा जाएगी, और जब वेलोसिटी ज्यादा जाएगी तो क्या होगा, अब सर्कल का रेडियस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। पहले देख लेते हैं सर्कल का रेडियस कैसे बढ़ रहा है। देखिए आप, सर्कल का रेडियस ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा, बढ़ेगा लेकिन हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। देख रहे हो आप, ज्यादा सर्कल का रेडियस में कुछ चेंज नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज आता जा रहा है। लेकिन अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूंगा तो आप देखोगे जो सर्कल का रेडियस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ। ये देख रहे हो आप बटन, इस बटन का काम क्या है, इस बटन का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा देना। तो हम करेंगे क्या, अब हम सर्कल का रेडियस बढ़ाएंगे। किस तरीके से, इसे रीसेट कर देते हैं एक बार, रीसेट। देखिए आप, तो अब मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, ठीक है। अब देखिए, अब आप कंपेयर करना कि पहले कंपैरिजन में अब रेडियस कितनी जल्दी बढ़ता है। देख रहे हो अब 30 में इंक्रीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, अब जो रेडियस होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आप पहले पे कंपेयर कर रहे हो तो पहले जो इंक्रीज हो रहा था काइनेटिक एनर्जी में 20 जूल को हो रहा था, अब जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है कितने को हो रहा है, देखो 30 जूल को हो रहा है, 180 है। देखना आप कितना हो गया, 210, सीधा 30 जूल। पहले कितना हो रहा था, पहले हो रहा था 20 जूल का, लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो अब काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, हर बार जब पास कर रहा है 30 जूल का। तो इसका कहने का मीनिंग ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बढ़ाओगे तो पार्टिकल क्या करेगा, जल्दी एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे साइक्लोट्रॉन की थ्योरी कैसे काम कर रही है, इसकी मैथमेटिकल वर्किंग कैसे हो रही है। तो होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगती हैं, एक होती है हमारी सेंट्रीपिटल सेंटर फोर्स, और दूसरी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये पार्टिकल था साइक्लोट्रॉन के अंदर, वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख रखा था, अपने डीज को, जो हमारी डीज थी, 2 डी, D1 एंड D2, उन दोनों डीज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था, दूसरे कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये मेरा एक D1 है और ये क्या है, D2, पहली डी दूसरी डी। अब होता क्या है, जब इन डी में डीज को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो होता है यहाँ पे वो आपका सर्कुलर मोशन कवर करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन को कवर करेगा और इस तरह से सर्कल्स फॉर्म करता है। लेकिन जो ये सर्कल्स फॉर्म होते हैं ये एक्चुअली सर्कल्स नहीं होते, ये होते हैं सेमी सर्कल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में ये आधा सेमी सर्कल हुआ और इस वाले रीजन में ये आधा सेमी सर्कल हुआ, और यहाँ पे सर्कल नहीं होते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बीच वाले रीजन में।
तो हमको अभी जो स्टडी करनी है, हमको पार्ट्स में स्टडी करनी है। पहला हमको देखना है कि इस पार्ट में क्या हुआ, D1 पार्ट में, और फिर देखना है D2 पार्ट में क्या हुआ। तो सबसे पहले अभी हम एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कि ये जो अलग अलग डीज है, ये अलग अलग नहीं है, ये सिंपल एक ही डी है। तो होगा क्या, होगा ये, लेट अस सपोज, ये हमने पहले कर भी चुके हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसको भी कुछ देर के लिए हम भूलते हैं, इसे देखते हैं। सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रही है। तो सर्कुलर मोशन कब होती है, जब हमारी एक सेंट्रल फोर्स अप्लाई हो, और यहाँ पे सेंट्रल फोर्स किसके बराबर है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये तो हमारी सेंट्रल फोर्स है जो कि यहाँ पे लॉरेंस फोर्स की तरह काम कर रही है। तो फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर इतनी, क्यू वी बी साइन थीटा। अब जो ये फोर्स लग रही है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, देख रहे हो ना आप, इस प्लेन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये बन जाता है क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो फोर्स आती है हमारी पार्टिकल के ऊपर क्यू वी बी, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में जो सेंटीमीटर फोर्स लगती है वो कितनी होती है हमेशा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इन दोनों का यूज करके हमारी क्या बनती है, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, क्योंकि ऊपर वाली सर्कुलर फोर्स है और नीचे वाली सर्कुलर फोर्स है। तो यहां पे हम देखते हैं क्यू बी अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन आर। देख पा रहे हो आप यहाँ पे, क्यू वी अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन आर। इसको थोड़ा साइड से करके लिख देंगे हम, वी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। यहाँ पे आप नोटिस करो कि क्यू कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो कि चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो कांस्टेंट ही है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो बचा क्या, इसका मीनिंग ये है कि जो वी अपॉन आर है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। वी अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो v इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रेडियस। इतनी बात क्लियर हो रही है हमारी है, ठीक है। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, थोड़ी देर बाद। अब देखो होता क्या है, होता ये है अब दूसरी चीज निकालते हैं। अभी तो हमने ये चेक करा कि हमारा जो वेलोसिटी है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, कि अगर रेडियस बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी बढ़ती है तो रेडियस बढ़ेगा। अब हम देखेंगे कि एक पार्टिकल, सपोज करो कि v वेलोसिटी से, v स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसका रेडियस है r। तो यहां पे जो सर्कमफेरेंस होगा, इसका पैरामीटर होगा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा 2 पाई आर। और लेट अस सपोज कि इस पूरे सर्कल को कवर करने में इसको टाइम लगा कैपिटल टी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारी, v है, डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर है, और टाइम कितना है कैपिटल टी है। क्लियर बात हो रही है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक। यहां पे हमें पता चला कि v अपॉन आर, सॉरी t है, t क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में v। ये किसका टाइम है, ये है हमारा कंप्लीट सर्कल का टाइम, कि कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। अब अगर इसी को देखें हम आधे सर्कल में, सेमी सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगता है इसको, तो सेमी सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट सर्कल का आधा। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाय 2, और वो कितना होगा 2 पाई आर अपॉन वी का आधा, जो कि हुआ हमारा वी आर अपॉन में। कितनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। तो ये क्या हो, हमारा आधे सर्कल को कवर करने में जो टाइम लगा वो कितना है हमारा वी आर अपॉन वी, सॉरी ये वी नहीं है, पाई आर, पाई आर अपॉन वी।
लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आधे सर्कल का टाइम पीरियड है वो किसके बराबर हो रहा है, पाई आर अपॉन वी के। तो ये बोलता है हमसे कि भाई जब रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए, जब रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड को बढ़ना चाहिए आधे सर्कल में, जो कि यहाँ पे हम देख देते हैं। यहाँ पे देखा ना हमने कि हम बोलते थे भाई, क्या बोलते थे, यहाँ पे हमारा मेन चीज ये होती है कि जब एक पार्टिकल आधे सर्कल को कवर करता है, फिर यहाँ पे एक्सीलरेट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, उसका रेडियस बढ़ गया, फिर आधा सर्कल कवर करा। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, रेडियस बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमेशा उसको आधा सर्कल कवर करने में सेम टाइम लगता है, ठीक है। और वो चीज हमें प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है कि एवरी हाफ सर्कल रिक्वायर सेम टाइम। हर आधा सर्कल क्या कितना टाइम लेता है, सेम टाइम लेता है। इस सेम टाइम की जरूरत पड़े क्यों, इस जो सेम टाइम वाला कॉन्सेप्ट है इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जितना टाइम इसको आधा सर्कल कवर करने में लेगा उतने टाइम में क्या होना चाहिए, पार्टिकल सॉरी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। जैसे ही उसने आधा सर्कल कवर करा तो जो पहले यहाँ पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आधा सर्कल कवर करेगा तो जो यहाँ पे नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो हम ऑक्सिलेटरी सिग्नल देते हैं, ऑक्सिलेटरी सिग्नल वो हमारे किससे कैसे होते हैं, वो हमारे सिंक्रोनाइज होते हैं किससे, टाइम पीरियड ऑफ सर्कल से। कि जिस टाइम पीरियड से सर्कल जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है उसी टाइम पीरियड की हम क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं, ताकि जैसे ही एक पार्टिकल एक डी से दूसरी डी में जाए, जैसे ही एक पार्टिकल D1 से D2 में जाए और वो कंप्लीट सर्कल कवर करे, यहाँ पे जैसे गया और उसने आधा सर्कल कवर करा, तभी क्या हो जाएगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखा था ना हमने, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव था, आधा सर्कल कवर करता है तो क्या होता है, तुरंत ही ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। फिर आधा सर्कल कवर करता है, फिर क्या होता है, तुरंत ही ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आधा सर्कल कवर करेगा, फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जैसे ये हाफ हाफ सर्कल कवर करते जा रहे हैं, इनके पोलैरिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो हमें यही प्रूफ करना है कि अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हम क्या प्रूफ करना है कि जो टी हाफ है वो कांस्टेंट आना चाहिए। टी हाफ कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आपने सपोज करो एक ऑक्सिलेटरी सिग्नल दिया 14 कितने का हमने दिया, ऑक्सिलेटरी सिग्नल 10 हर्ट्ज का, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया हमारा 0.1 सेकेंड, ठीक है। कितना हुआ, 0.1 सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या है कि 0.1 सेकेंड में ऑक्सिलेटरी सिग्नल अपनी एक साइकिल को कवर कर लेती है। अब उतनी टाइम पीरियड के अंदर चार्ज पार्टिकल को भी अपना एक कंप्लीट सर्कल कवर करना पड़ेगा, तभी तो वो सिंक रहेगा। एक कंप्लीट सर्कल इसने कवर करा, एक साइकिल इसने कवर कर ली, फिर एक कंप्लीट सर्कल इसने कवर कर लिया, एक साइकिल इसने कवर कर ली। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो एक्सीलरेट करती रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे हमको यही दिखाना है कि जो टी हाफ है वो रेडियस बढ़ने से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि टी हाफ किसके बराबर है, पाई आर अपॉन वी के, ठीक है। लेकिन कुछ देर पहले ये आपको पता है हमने एक चीज निकाली थी, क्या निकाली थी कि V अपॉन आर क्या होता है, क्यू बी अपॉन एम। हमने क्या निकाला, V अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि R अपॉन V क्या हो जाएगा, M अपॉन क्यू बी। इस क्वांटिटी को हम क्या पुट कर देंगे, अपने टी हाफ वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई एम अपॉन क्यू बी। और ये भी क्या हो जाती है अब
कांस्टेंट हो जाएगी। तो टी हाफ कितना हुआ, पाई एम अपॉन क्यू बी, और ये पूरी पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। इसका कहने का मीनिंग ये है कि चाहे चार्ज पार्टिकल कितना ही बड़ा रेडियस कवर कर ले, वो अपना पाथ को कितना ही बड़ा कर ले, हमेशा उसको आधी डी को कवर करने में सेम टाइम ही लगेगा। यही है इसका की कॉन्सेप्ट कि जैसे ही वो आधी डी कवर करेगा उतनी टाइम में क्या करेगा, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगी। उतनी टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? ठीक। तो हमने अभी तक क्या करा, हमने ये करा कि हमने सबसे पहले टाइम पीरियड निकाला, वो कितना होता है 2 पाई आर अपॉन वी। फिर हमने टी हाफ निकाला, वो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी का हाफ, वो कितना हो गया पाई आर अपॉन वी। ठीक है, ये क्या है, आधे साइकिल को कवर करने का टाइम। और हमने देखा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, यहां से v अपॉन आर की वैल्यू क्या आती है, क्यू बी अपॉन एम, जो कि हो जाती है r अपॉन वी क्या हो जाता है हमारा m अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब इस r अपॉन क्यू बी को हमने यहां पुट करा तो हमारा t हाफ आया पाई m अपॉन क्यू बी। ये क्या है हमारी, ये है आधे साइकिल को कवर करने में जो टाइम लगा। तो पूरे साइकिल को टाइम कवर करने में कितना टाइम लगता है, इसका दुगना 2 टाइम्स टी हाफ, ये क्या जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्या हमारा पूरे कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जो टाइम लगता है चार्ज पार्टिकल को, वो कितना टाइम होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, तो अगर मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नीट्यूड का है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी मैग्नीट्यूड की लगाई है, उसका मास एम है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उसका टाइम पीरियड कितना होना है, इतना होना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ साइक्लोट्रॉन में अगर मैंने एम मास का चार्ज, क्यू उसका चार्ज है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, इस ऐसा कन्फिग्रेशन में कोई चार्ज मैंने उसमें पुट करा साइक्लोट्रॉन में, तो मुझे वहां पे जो ऑक्सीलेटिंग फील्ड है, ऑक्सीलेटिंग फील्ड वो किस मैग्नीट्यूड की देनी है। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग फील्ड हमें किस मैग्नीट्यूड की देनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे कि जितना उसका टाइम पीरियड होगा चार्ज पार्टिकल का एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में, उससे हम क्या निकालेंगे, उस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब उस फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, उसको एसी सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तभी तो सिंक्रोनाइज होगा एक दूसरे से। जैसे चार्ज पार्टिकल ने एक डी से दूसरी डी में गया, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, फिर चार्ज पार्टिकल दूसरी से पहले में आया, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोलैरिटी चेंज कर ली। तो होगा ये कि जो हमारी ऑक्सीलेटिंग फील्ड होनी चाहिए, ऑक्सीलेटिंग फील्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है, साइकिल में कवर करने का टाइम पीरियड है उसका 2 सेकेंड। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 हर्ट्ज, इसका मीनिंग 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसी फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेटिंग सिग्नल दे दिया। जो हमारी सिग्नल है इतनी फ्रीक्वेंसी के मैंने उसको ऑक्सीलेटिंग सिग्नल दे दिया, तो इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड भी कितना होगा 2 सेकेंड ही होगा। अब देखते हैं क्या सिंक्रोनाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सपोज करो ये मेरा एक डी है, ठीक है, और ये मेरा सिग्नल है।
ये क्या है मेरा सिग्नल। सिग्नल को मैंने बनाया इस तरह से कुछ। इसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड लिखा मैंने, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 6 7, ठीक है। अब इसको मैं सिग्नल क्रिएट करता हूँ। सिग्नल कुछ ऐसा है, 2 सेकंड का टाइम पीरियड, तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में दो सेकंड लगेंगी। तो 1 सेकंड ये पॉजिटिव था और दूसरे सेकंड ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। शुरुआत में पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। मीनिंग क्या है, 0 से 1 सेकंड तक पॉजिटिव है, 1 से 2 सेकंड पे नेगेटिव, फिर 2 से 3 सेकंड पे पॉजिटिव, फिर 3 से 4 सेकंड पे ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने इस पार्टिकल को। यहां पे एक पार्टिकल था, तो ये जो पार्टिकल है हमारा, इस पार्टिकल के बारे में हमें क्या पता है, इस पार्टिकल के बारे में हमें पता है कि ये कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड का। तो आधा सर्कल कवर करने में कितना टाइम लेगा, ये 1 सेकंड का। टी हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 1 सेकंड। तो अगर ये पार्टिकल इस तरह से टी हाफ इसने 1 सेकंड में कवर करा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में। शुरुआत किससे हुई, शुरुआत हुई पहली इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये गया हमारा D1 पे, ये हमारा D2। तो ये हुई मेरी पॉजिटिव शुरुआत में, D1 क्या हुई, पॉजिटिव, ठीक है। D1 क्या हुई हमारी, पॉजिटिव हुई। जब D1 पॉजिटिव हुई तो D2 क्या हो जाएगी मेरी, अपने आप ही नेगेटिव, क्योंकि D1 क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको उल्टा D2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या, इधर। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, ठीक है। और जब ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये करेगा सर्कुलर मोशन कवर करेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में इसने आधा सर्कल कवर करा। कितना सर्कल कवर करा, हाफ सर्कल इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ने कवर कर लिया। अब जब इस चार्ज पार्टिकल ने हाफ सर्कल कवर करा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको उसमें टाइम लगा उसको 1 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। आधा सर्कल कवर करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। अब इस एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी उतनी है लेकिन उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। तो जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो पहले D2 मेरा नेगेटिव था, तो अब D2 क्या हो गया, पॉजिटिव, और D1 क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर जाएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे, तो वो इस वाले सर्कल में आ जाएगा। अब क्या होगा, अगले 1 सेकंड तक, क्योंकि आधा सर्कल कवर करने में उसे 1 सेकंड का टाइम लगा है, अगले 1 सेकंड तक फिर से वो आधा सर्कल कवर करेगा, ठीक है। और फिर जब वो यहां पे आएगा, 1 सेकंड हो चुका होगा पूरा, तो अब अगले 1 सेकंड में पोलैरिटी फिर से रिवर्स होगी। अब क्या हो गया, जो पहले अभी कुछ देर पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो पहले नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये फोर्स पे इधर लगेगी, फिर से आधा सर्कल कवर करेगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में फिर से पोलैरिटी रिवर्स होगी। फिर ये इस तरह से क्या होता जाएगा, ये काम करता जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि साइक्लोट्रॉन को काम करने के लिए क्या जरूरत है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत जो है वो है कि ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीलेटिंग जो फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है,
तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है एफ सी। वो क्या होती है? 1 टाइम पीरियड के बराबर। और ये किसके बराबर होती है? 1 टाइम पीरियड हमें कुछ देर पहले निकाला था, अभी क्या निकालता है? 1 टाइम पीरियड कितना होता है? देखो टाइम पीरियड कितना था? 2π/QM। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? QB/2πm। क्या हो जाएगी? QB/2πm। ये क्या है मेरा? FC साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एक कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना टाइम उसका लग रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि साइक्लोट्रॉन काम करे, अगर हम क्या चाहते हैं कि साइक्लोट्रॉन हमारा काम करे अच्छे से, तो जो हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं एफ अप्लाइड, वो हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तभी तो काम करेगा। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हुई तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीटिंग सर्कल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हमें पता होती है, और जो हम सिग्नल दे रहे हैं अगर वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो साइक्लोट्रॉन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी एफ अप्लाइड की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होती है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। जब हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इंटरनल ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो क्या होता है? वहां पे रेजोनेंस होता है। और इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। तो अगर आपसे कोई बोले कि रेजोनेंस कंडीशन को एक्सप्लेन करो साइक्लोट्रॉन के अंदर, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हेन एफ अप्लाइड क्या है? फ्रीक्वेंसी अप्लाइड इज इक्वल टू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अप्लाइड इज इक्वल टू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन। अब हम देखेंगे, अगर हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना हो और कोई आपसे बोले कि साइक्लोट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है चार्ज पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक है, 12m मल्टीप्लाई में v²। और हमें पता है साइक्लोट्रॉन के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के अंदर हमारी वेलोसिटी कितनी होती है? वो कितनी होती है? वो होती है, अभी देखा हमने, कहां देखा था? देखो जरा यहाँ पे mv²/r इक्वल टू QBB, v/r इक्वल टू QB/m। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? QBm मल्टीप्लाई में r। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 12m QBm/में r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगी हमारी? काइनेटिक QBr/m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12m Q²B²R² m², और वो बन जाएगी m से m कैंसिल, और बचा क्या? 12 Q²B²R² m जूल। ठीक है, मेरी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का की कॉन्सेप्ट क्या है? साइक्लोट्रॉन का की कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या कि एफ अप्लाइड हमारी एफ साइक्लोट्रॉन के बराबर होनी चाहिए। एफ अप्लाइड क्या है? फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, और ये कौन सी है हमारी? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन।
आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरे कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होते हैं, वो यूज होता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो इंडिपेंडेंट होता है। किस पे? टाइम पीरियड डिपेंड करता ही नहीं है हमारा, ना तो वेलोसिटी पर नॉर रेडियस। रेडियस कितना ही बड़ा हो जाए, वेलोसिटी कितनी ही बढ़ जाए, टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर टाइम पीरियड चेंज हुआ तो मुझे सपोज कर लो एक कंडीशन जहां पे टाइम पीरियड वेरी कर रहा है। अगर टाइम पीरियड वेरी कर रहा होगा तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। अगर ये वेरी करेगी तो साइक्लोट्रॉन को काम कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एफ अप्लाइड, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। और अगर टाइम पीरियड वेरी कर गया तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी करी। और अगर साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी करी तो मुझे अपनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, वरना साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है? टाइम पीरियड चेंज ही नहीं होता, तो ये वेरी करेगा ही नहीं। अगर टाइम पीरियड वेरी नहीं करा तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करेगी। तो एक बार जो आपने सेट कर दिया मामला, उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे क्या यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज बेसिकली हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। साइक्लोट्रॉन का यूज होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन जो रेडियो एक्टिविटी के होते हैं उनमें क्या होता है कि पार्टिकल्स को कोलिजन कराना होता है, और कोलिजन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाई एनर्जी पार्टिकल जो कि काफी तेजी से मूव कर रहे हैं, तो उसमें हम साइक्लोट्रॉन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? कुछ इसकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है? जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि देखो जो साइक्लोट्रॉन होता है वो छोटा डिवाइस नहीं, 1-2 सेंटीमीटर का डिवाइस नहीं होता, तो काफी बड़ा डिवाइस होता है। मतलब आप बिलीव करो तो 4-5 मीटर बड़ा हो जाएगा, उसका जो रेडियस होगा 5-6 मीटर तक बड़ा हो जाएगा। और 5-6 मीटर तक अगर सपोज करो ये एक डी है और ये 5 मीटर रेडियस की है, ये डी 5 मीटर रेडियस की है, ठीक है। तो इस 5 मीटर रेडियस की डी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इस 5 मीटर डी के ऊपर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन क्या है? टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर लार्ज एरिया ऑफ डी। क्योंकि डी का एरिया बहुत लार्ज होता है, तो उस पूरी की पूरी एरिया पर सेम फील्ड हो, ये करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। दूसरा, unable to accelerate non charge or you can say neutral particle। ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं ना। अगला पॉइंट, देखो होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो रिलेटिविटी का, तो रिलेटिविटी का आइडिया ये होता है, रिलेटिविटी में जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी थी उसका फॉर्मूला होता है m डैश इक्वल टू m0 अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मेरा मास सपोज करो 1 kg है, ठीक है, मेरा मास क्या है? 1 kg, और ये मेरी वेलोसिटी है। अगर मैं रुका हुआ हूं v 0 हो जाएगा, तो मेरा मास कितना होगा? m डैश इक्वल टू m0 सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से मूव करने लगूं, अगर मैं क्या करने लगूं? बहुत तेजी से मूव करने लगूंगा, तो क्या होगा? तो होगा ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी
ये वाली क्वांटिटी अगर मेरी v बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बढ़ने लगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि 1 में से माइनस हो रहा है ना, और जो माइनस वाली चीज है वो कम बढ़ रही है, तो 1 माइनस क्या होगा, कम होगा। और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो टोटल क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर हो रही है बात। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के स्पीड के पास पहुंचने लगे, तब हमारा क्या होगा, पार्टिकल का मास जो पहले था उससे बढ़ता जाएगा। मीनिंग ये है, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मास विल इंक्रीजेस। जैसे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और कैसे इंक्रीज हो, बहुत ज्यादा हो जाए और किसके बराबर पहुंचने लगे, लाइट की स्पीड के बराबर तक पहुंचने लगे, तो उसका मास भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास इज स्केलर क्वांटिटी दैट डजंट चेंजेस, जो कि चेंज नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा। लेकिन जनरली वो कब होता है, जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, ठीक है, लाइट की स्पीड के बराबर हो। और जब स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक कंडीशन। तो रिलेटिविस्टिक कंडीशन में हमारा मास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब अगर देखो साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर कभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उस टाइम मास जो होगा वो बढ़ने लगेगा। और जो मास बढ़ता है तो हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये होता है टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहां पे हम देख रहे हैं टाइम पीरियड मास के साथ बढ़ने लगेगा, क्योंकि मास बढ़ने लगा तो टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा। और जब टाइम पीरियड बढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा अभी, क्योंकि हमारा जो मेन रीजन था साइक्लोट्रॉन में काम कराने का, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन अगर मास बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ गया तो टाइम पीरियड अब कांस्टेंट नहीं है, तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, नेक्स्ट लिमिटेशन ये है, अनेबल टू वर्क एट हाई स्पीड नियर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। जब हाई स्पीड हो जाए, बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंचने लगे, तब हमारा साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें होती है, लिमिटेशन होती है, वो क्या होती है कि अनेबल टू एक्सीलरेट वेरी लाइट पार्टिकल, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। ये बहुत हल्के पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता, अनेबल टू, ये नहीं कर पाएगा एक्सेलरेट। क्यों नहीं कर पाएगा, देखो उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है, जो हमारी फोर्स होती है, एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो क्या होती है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो अगर मास बहुत ज्यादा कम है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मास कम क्यों, क्योंकि वेरी लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 10⁻³ kg, बहुत कम मास है। और बहुत कम मास है तो मीनिंग क्या, उस पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा लगेगा। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा लगा तो मीनिंग ये है कि उसकी वेलोसिटी जो होगी, उसकी वेलोसिटी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसमें होना क्या है, उसमें होना यह है कि पार्टिकल बहुत जल्दी ही लाइट की स्पीड को कवर कर लेगा, लाइट की स्पीड के पास पहुंच जाएगा। तो उस टाइम फिर से वो रिलेटिविस्टिक कंडीशन आ गई कि अगर v बहुत ज्यादा बढ़ गया तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा, साइक्लोट्रॉन विल नॉट वर्क सिंपली, क्योंकि रिलेटिविस्टिक के पास पहुंच गई ना, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियर हो रही बात आप लोगों को यहां तक, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है fc, वो क्या होती है, QB अपॉन 2 पाई m, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी
qv/2πm। तो अगर मास मेरा बहुत कम है, मास क्या है, बहुत कम है, तो उस टाइम मुझे जो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अनेबल टू एक्सेलरेट वेरी लाइट पार्टिकल, रीजन क्या होगा इसका, रीजन 2 है, रिक्वायर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है रिलेटिविस्टिक मास इज एप्रिसिएबल। रिलेटिविस्टिक मास यहाँ पे एग्जिस्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर ये काम करना ही बंद कर जाता है। पहले तो सबसे पहली दिक्कत कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक बार के लिए अगर आपने इसको हाई फ्रीक्वेंसी दे भी दी तो क्या होगा, यहाँ पे इसको इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो प्ले करने लगेगा काम अपना, तो फिर वो काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस। ओके, थैंक यू।